संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर्साइट्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर पर आपको हम जानकारी देंगे। तो हो जाइए दर्शकों तैयार। वक्फ संशोधन कानून के दो अहम प्रावधानों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। इस बीच गुरुवार को ही दाऊदी बोहरा समुदाय के मुसलमानों ने इस कानून को बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताने के लिए उनसे दिल्ली में मुलाकात की। दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने मोदी से कहा कि ये उनकी लंबे समय से लंबित मांग थी। इन लोगों ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर भरोसा है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने वक्फ संशोधन कानून बनाने को लेकर उनके मन में उठे विचार, इस कानून पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि वो इस बिल पर 3 साल से चर्चा कर रहे थे। पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहिब से सलाह मशवरा किया, फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। मैंने 3 साल तक इनको परेशान किया। मैंने कहा कि आप इसको जरा अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस दीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकते, सलाह मशवरा में उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। आप जैसे जानकार लोगों से बात करके ले आए, एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा, क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बात उनके लिए कुछ नई नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक्फ की जो भावना है, आखिर ये किस चीज के लिए है, किसके लिए है? उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहिब दे पाएंगे। प्रधानमंत्री ने नए वक्फ कानून के बारे में कहा कि दुनिया देखे कि वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब क्या हो सकता है, और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। हमारा काम है गरीब लोगों के हाथ में अधिकार देना। पीएम मोदी से मिलने आए दाऊदी बोहरा समुदाय के एक व्यक्ति ने कहा कि प्रीवी काउंसिल ने ये कानून अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन आपने ये कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बनाया, बल्कि अल्पसंख्यकों में भी जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए बनाया है। ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसी दौरान बोहरा समुदाय के एक व्यक्ति ने पुराने वक्फ कानून की वजह से हुई अपनी परेशानियों का जिक्र पीएम मोदी के सामने किया। बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय शिया मुसलमानों के बीच एक समृद्ध लेकिन छोटा समुदाय है। वक्फ कानून बनने के दौरान वक्फ की जेपीसी के सामने इस समाज का प्रतिनिधित्व जाने माने वकील हरीश साल्वे ने किया था। संयुक्त समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने की थी। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है और जनता के पास ले जाती है, लेकिन विफल हो जाती है। आज मैं नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। नेशनल हेराल्ड केस के नाम से कांग्रेस में सेंसेशन होता है, क्योंकि घबराहट, छटपटाहट में जो पकड़े गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि घोटाले कई हुए पर नेशनल हेराल्ड का मॉडल किसी के गले नहीं उतर रहा। मात्र 50 लाख देकर 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो जाती है। क्या राजनीतिक दल लोन दे सकता है? सवाल ये है। अखबार कागज पर छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार इसकी तरह होते हैं जो न छपते हैं, न बिकते हैं, न बचते हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार
नेशनल हेराल्ड के विज्ञापन देती है। ईडी ने अपराध का प्रकार, समय, लेन देन सबकी जानकारी चार्जशीट में दी है। ये कांग्रेस का करप्शन मॉडल है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बन गया है, जिसमें कांग्रेस की राज्य सरकारें पैसा डाल रही हैं। उनकी ये मुद्रा मोचन स्कीम है, जहां आंकड़े, किराया सब फर्जी है। उन्होंने कहा कि खटारा, बीमार, लाचार कांग्रेस का ये नमूना है। किस किस कांग्रेस राज्य सरकार ने इसको विज्ञापन पैसा और क्यों दिया, ये सवाल है। यंग इंडिया की 76% हिस्सेदारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास आ जाती है, यानी एक ही परिवार के पास आ जाती है। पैसा कांग्रेस ने दिया, पर शेयरधारक कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष बने। पार्टी के दोनों नेता आज करप्शन के मामले में बेल पर हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि ईडी ने 5000 करोड़ रुपए के घोटाले में सबसे बड़े नामों को बाहर किया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी का नाम शामिल है। कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक और घोटाला नहीं है, बल्कि ये 1950 के दशक से चली आ रही एक पीढ़ीगत धोखाधड़ी है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय विश्वासघात की अनकही कहानी है। ये स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत का अपमान है, पत्रकारों के साथ विश्वासघात है और पूरे राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी है। नेशनल हेराल्ड बस गांधी परिवार का एक निजी लाभ के लिए जनता का पैसा हड़पने का औजार था। मैं यहाँ पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वो शुक्रवार को अपने कोलकाता स्थित आवास पर रिंकी मजूमदार से शादी कर लेंगे। दिलीप घोष 60 साल की उम्र में पहली शादी कर रहे हैं। घोष 19 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े थे और अब 41 साल बाद अपनी मां के कहने पर शादी करने का फैसला किया है। दिलीप घोष की मां अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए कल ही कोलकाता पहुंच गई हैं। दिलीप घोष और रिंकी मजूमदार शुक्रवार को एक बहुत ही निजी समारोह में विवाह बंधन में बंध जाएंगे। दिलीप और रिंकू के करीबी रिश्तेदार ही शादी में शामिल होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिलीप घोष की दुल्हन बनने जा रही रिंकी मजूमदार कौन है और कैसे उनकी दोस्ती अब शादी में बदलने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष की दुल्हन रिंकी मजूमदार बनने जा रही हैं। रिंकी मजूमदार 50 साल की हैं और वो तलाकशुदा हैं। रिंकी का एक 25 साल का बेटा भी है, जो आईटी सेक्टर में नौकरी करता है। रिंकी मजूमदार बीजेपी की सक्रिय सदस्य हैं और पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। घोष और मजूमदार एक ही पार्टी में ही नहीं, बल्कि एक ही इलाके कोलकाता के न्यू टाउन में रहते हैं। दिलीप घोष जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात रिंकी मजूमदार से हुई थी। दिलीप घोष के कहने पर ही रिंकी मजूमदार बीजेपी में शामिल हुई थी। 2021 में रिंकी मजूमदार की दिलीप घोष से दोस्ती हुई और फिर उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। 2024 में दिलीप घोष लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद काफी उदास थे, तो रिंकी मजूमदार ने दिलीप घोष के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। रिंकी मजूमदार ने कहा था कि वो साथ मिलकर परिवार शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब उनके साथ कोई नहीं है और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दिलीप घोष ने उस समय शादी से मना कर दिया था, लेकिन बाद में अपनी मां के आग्रह पर विचार कर सहमत हो गए। दिलीप घोष की शादी करने के लिए उनकी मां ने मनाने का काम किया था। रिंकू मजूमदार ने दिलीप घोष को शादी के लिए तैयार करने के लिए काफी मशक्कत की है। रिंकी ने खुद दिलीप घोष की मां को अपने बेटे की शादी के लिए मनाने की कोशिश की थी। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की एक के बाद एक बैठक हो रही है, लेकिन सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली के बाद पटना में हुई बैठक में महागठबंधन को पशुपति पारस के रूप में नया साथ मिल गया है, तो मुकेश सहनी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की पटना में गुरुवार को हुई बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला किया।
इस कमेटी के अध्यक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे। इस तरह से तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में महागठबंधन में लीड रोल में रहेंगे, लेकिन सीएम पद के चेहरे का सवाल जस का तस बना रहा। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ाना चाहती, जो उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की 2.5 घंटे तक बैठक चली। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई बैठक में एलजेपीआर के प्रमुख पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया गया। बैठक में ये तय हुआ कि महागठबंधन में तालमेल बिठाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाएगी, जिसे लीड तेजस्वी यादव करेंगे और इस कमेटी में सभी दलों के सदस्य होंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकता और स्पष्टता के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि सीएम चेहरे के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए वो नजर आए और तेजस्वी के नाम पर मोहर नहीं लगाई। हाँ, एक बात जरूर कही कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। वहीं सीएम फेस पर सहमति नहीं बनने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई चिंता नहीं है, चिंता एनडीए गठबंधन के लोगों को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में सब कुछ घोषणा नहीं होगी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वहीं उन्होंने एनडीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला, नीतीश सरकार ने बिहार को क्या दिया? तो सीएम चेहरे पर सस्पेंस बनाए रखने की स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने किसी को पीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। ये खबर सभी भारतीयों के लिए है जिनको इसे सुनकर गर्व महसूस होगा। बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी, जिस पर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने गजेंद्र सिंह शेखावत की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण है। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। उन्होंने आगे लिखा कि गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। ये वैश्विक सम्मान भारत के शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का जश्न मनाता है। ये कालातीत रचनाएं साहित्य खजाने से कहीं अधिक है। वो दार्शनिक और सौंदर्यवादी आधार है जिन्होंने भारत के विश्व दृष्टिकोण और हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्त करने के तरीकों को आकार दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि इसके साथ ही अब हमारे देश के 14 अभिलेख इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। ये रजिस्टर यूनेस्को की तरफ से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका काम दुनिया की महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना और आम लोगों तक उसकी पहुंच को आसान करना होता है। सनी देओल अपनी जाट को लेकर लगातार चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। जाट की टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सनी देओल, रणदीप हुड्डा, फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी और प्रोड्यूसर नवीन यरनेनी के खिलाफ जालंधर के सदर
पुलिस स्टेशन में धारा 299 BNS के तहत कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म जाट में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने जैसा दृश्य दिखाए जाने से ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ईसाई समुदाय का आरोप है कि जाट फिल्म के एक सीन से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके चलते सनी, रणदीप, गोपीचंद और नवीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि ईसाई धर्म में इस्तेमाल की जाने वाली पवित्र चीजों का अनादर किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी फिल्म में ऐसे सीन डाले हैं जिनसे एक धार्मिक प्रतीक का अपमान किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिल्म के जिस सीन पर बवाल मचा है उसमें विलन बने रणदीप हुड्डा चर्च के पवित्र मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। इस दौरान चर्च के अंदर दिखाई गई गुंडागर्दी और धमकी वाले सीन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें आपत्तिजनक भी बताई जा रही हैं। बता दें कि 10 अप्रैल को जाट सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। गदर 2 के बाद इस फिल्म ने सनी देओल ने कमबैक किया है। फिल्म को दर्शकों से मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। वहीं मेकर्स ने जाट 2 का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म ने 8 दिन के अंदर 60 से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। गुजरात टाइटंस ने ग्लेन फिलिप्स के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है। गुजरात ने श्रीलंकाई खिलाड़ी दासुन शनाका को टीम में शामिल कर लिया है। दासुन शनाका IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। इसके बाद टीम ने शनाका को मौका दिया। शनाका ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और कई मौकों पर कमाल दिखा चुके हैं। उनका बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अच्छा रिकॉर्ड है। दरअसल गुजरात का IPL 2025 में चौथा मैच हैदराबाद से था। ये मुकाबला 6 अप्रैल को राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया। मैच के दौरान ग्लेन फिलिप्स गुजरात के लिए फील्डिंग कर रहे थे। वो फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए। वो इस सीजन में टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरे थे। वो हैदराबाद की पारी के 5वें ओवर के दौरान मैदान पर आए थे, लेकिन चोटिल होने के बाद मैदान से बाहर चले गए। गुजरात ने अब ग्लेन फिलिप्स की जगह शनाका को टीम में शामिल किया है। उन्हें सैलरी के तौर पर 75 लाख रुपए मिलेंगे। शनाका IPL में अभी तक सिर्फ एक बार ही खेल पाए हैं। वो IPL 2023 में गुजरात का हिस्सा थे। उन्होंने इस सीजन में 3 मैच खेले थे। शनाका का T20 रिकॉर्ड शानदार रहा है। वो अभी तक 243 मैच खेल चुके हैं। इस दौरान 4,449 रन बनाए हैं। शनाका ने T20 में 3 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने इसके साथ 91 विकेट भी लिए हैं। शनाका 102 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं। उन्होंने यहां 1,456 रन बनाए हैं। इसके साथ 33 विकेट भी झटके हैं। वो श्रीलंका के लिए 71 वनडे मैच खेल चुके हैं। इसमें 1,299 रन बनाए हैं। इस दौरान 27 विकेट लिए हैं। तो दर्शकों, हिंदी के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ 4 साइड्स।